सो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्वांट या मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई एम वेरी श्योर कि चैप्टर आपने पहले कभी ना कभी पढ़ रखा होगा, जिसमें सारे फॉर्मूलेज भी आपने कभी देखे होंगे, बट मैं इस कहानी को दोबारा रिपीट करूंगा आपके लिए। और थोड़ा मेथड अलग रखूंगा मैं, मतलब कि आपको पता है भाई, क्वाड्रेटिक एक तरह का फंक्शन भी होता है तो इसका ग्राफ भी बनता है। तो हम ग्राफिकल एंगल साथ में रखेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा वो आप देखिएगा। ठीक है? तो पढ़ाने वाला हूं सेम टॉपिक बट एक अलग इंसाइट के साथ, तो आपको थोड़ा फर्क दिखेगा और कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर के और स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, आपने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे। फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला होता है इसके रूट्स का -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये कैसे आता है उसके बारे में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, तो पूरा बेसिक से लेके आपको एंड तक ले जाऊंगा मैं। ये थ्योरी क्लास है। एक्चुअल एग्जाम वाले क्वेश्चंस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। तो इट्स अ फ्री व्हीलिंग क्लास। इसमें कोई ऐसा मैंने कोई पहले से फ्रेमवर्क नहीं रखा है, बिल्कुल अभी ऑन द स्पॉट चीजें डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो पहले तो एक बार टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे पहले, पर उसके बाद हम लोग ग्राफ की बात करेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है इसका। फिर हम बात करेंगे कि रूट्स, ये जो सोल्यूशन होता है, हम सोल्यूशन वर्ड यूज करते हैं, उस सोल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो भी इक्वेशन बन रही है उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सो सोल्यूशन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं सॉल्विंग। ठीक है, तो जो भी हमारे रूट से सोल्यूशन है उसको हम कैसे लाते हैं, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व। उसके दो मेथड्स होते हैं, दोनों की बात करेंगे। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे तो हमें रूट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, ये और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कि वो रूट्स किस किस तरह से वैल्यूज लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसकी बात भी करेंगे। अब यहां पे एक कहानी ये भी बनती है कि अगर मुझे रूट्स दिए हैं और इक्वेशन बनानी है, कि मुझे रूट्स देके रखे हैं और मुझे उससे रिवर्स में इक्वेशन बनानी है, तो कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। और लास्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये भी बहुत सवाल, ये एक्चुअली ज्यादा फेमस हो रहा है आजकल, यहां से ज्यादा सवाल आते हैं आजकल। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे, रूट से सोल्यूशन का मतलब देखेंगे एक बार। उसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं उसके दोनों मेथड्स की बात करेंगे। उसके बाद रूट्स का नेचर के कौन से केसेस बनते हैं उसकी बात करेंगे। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे। रूट से इक्वेशन तक कैसे पहुंचते हैं, और आखिरी में हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये पूरी कहानी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल भाषा में चीजें समझाऊंगा आपको, कोई चिंता की बात नहीं है। तो पूरा लेक्चर फॉलो अप करिएगा। आइए, तो पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। वो ये होता है, आप जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे केस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 7x हो गया माइनस 4 इक्वल टू 0, रैंडमली लिख दिया। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान रखिए, जो हमें ध्यान देने वाली बात है कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहां पे कंडीशन क्या है? कंडीशन वैसे तीन चार होती हैं, बट जो मेन वाली उसकी तरफ हमको ध्यान रखना है वो ये है दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपके एक्सप्रेशन में ये एक्स स्क्वायर है, इसकी डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, और ये कांस्टेंट है। ठीक, यहां पर ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। और सी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, सो आपको तीन शब्द ध्यान रखने पड़ेंगे, वेरिएबल, उसके बाद कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब साथ में लगता है, कोफिशिएंट। ठीक है, और एक वर्ड होता है कांस्टेंट। ठीक, तो जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल तो एक्स है हमारा। व्हाट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? 3। व्हाट इज एक्स का कोफिशिएंट? 7। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट? -4 इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, पहली बात तो ये। ठीक है, अच्छा, सारी पावर्स इंटीग्रल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई रूट का टर्म ले लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 7, दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट एक्स मतलब पावर 1/2 हो गई, वो नहीं चलेगा। पावर 2 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, कांस्टेंट में 0 होनी चाहिए। ठीक, तो इंटीग्रल पावर जरूरी है। अब देखिए यहां पे आपका ए 0 नहीं होने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। चाहे तो ये टर्म ना रहे चलेगा, चाहे तो कांस्टेंट ना रहे चलेगा, पर एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। इसलिए ए कैन नॉट बी 0। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है क्या? हाँ। कांस्टेंट नहीं है पर एक्स स्क्वायर है ना, बस काम चल जाएगा। या फिर देख लो 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां पे क्या नहीं है? इस इक्वेशन में x का टर्म नहीं है, चलेगा।
बस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इसलिए एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट मतलब ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बाकी कोफिशिएंट या कांस्टेंट जीरो हो सकता है। पहली बात तो ये समझ गए। अब देखिए, अब हम ग्राफिकल वाली बात पे आते हैं जो मैं बोल रहा था आपसे, और उसी के थ्रू आप सारे चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से देखते चलिए, पूरे कॉन्सेप्ट बढ़िया बन जाएंगे आपके। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पे दो जरूरी बातें बता रहा हूं जिसका अंतर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, पहला टर्म तो ये है। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन दोनों फ्रेजेस में फर्क क्या है? इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या है? फर्क यह है, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने? इज दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन? ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पर जब इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वल टू जीरो कर देता हूं तो ये इक्वेशन बन जाता है। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब इक्वल साइन नहीं होता है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब इक्वल कर देते हो आप तो क्या बोलते हो? उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बात बताइए, ग्राफ किसका बनता है? एक्सप्रेशन का या इक्वेशन का? एक्सप्रेशन का बनता है। भाई इक्वेशन तो किसी के बराबर हो गई, इक्वेशन तो एक पॉइंट होता है, कोई मूविंग ग्राफ तो होता नहीं है। मूविंग ग्राफ किसका होता है? एक्सप्रेशन का, ठीक। हां, जब वो ग्राफ जीरो होगा वो पॉइंट इक्वेशन कहलाएगा, पूरा ग्राफ इक्वेशन नहीं कहलाता। तो ध्यान रखिएगा, ग्राफ जो बनते हैं, मैक्सिमा मिनिमा जो निकालते हैं, वो इक्वेशन के नहीं निकालते, वो किसके निकालते हैं? एक्सप्रेशंस के, ठीक है। सो अब हम इसको हटा देते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक। अब मुझे बताइए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का ग्राफ कैसे बनता है? इट इज अ पैराबोला, ठीक है। सो थोड़ा रफली बना लेते हैं, कोई एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने दोनों एक्सेस बना लिए हैं, ये होता है पैराबोला। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान दीजिएगा, जिस जिस एक्स की वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन जीरो होता है वहां पे ये इक्वेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ये ऊपर वाई एक्सिस है, ठीक है। अब बेसिकली y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनाया आपने, ये एक्सप्रेशन है आपका, ठीक। अब जब मैं इसको इक्वल टू जीरो करूंगा, मतलब जहां जहां y जीरो होगा, y जीरो कहां हो रहा है? एक तो यहां पे, एक यहां पे। इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। x1 और x2 रखने पर मेरा एक्सप्रेशन मतलब y जीरो हो रहा है, तो ये इक्वेशंस या फिर ये सोल्यूशन कहलाएंगे। तो जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखता हूं, तो ये जीरो कहां पे होता है? एक x1 पे होता है, एक x2 पे होता है। इसी कारण से x1 और x2 क्या कहलाते हैं इस इक्वेशन के? रूट्स या फिर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है, वो पॉइंट कहलाते हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर सॉल्यूशंस। तो ये ग्राफ किसका है? एक्सप्रेशन का। ये पॉइंट इक्वेशन वाले पॉइंट्स है और यही पॉइंट्स, इन पे y तो जीरो हो गया, जिस x पे y जीरो हो रहा है ना, वही x1 या x2 आपके इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। सो आप ग्राफिकली ये समझ सकते हो कि आपका जो ग्राफ है वो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को टच करता है वही टचिंग पॉइंट्स रूट्स कहलाते हैं। क्योंकि ग्राफ जहां पर भी x एक्सिस को टच करेगा वहां पे y अपने आप जीरो हो जाएगा, मतलब आपकी इक्वल टू वाली जीरो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। समझ गए बात? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है ग्राफ का और रूट्स का। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या यहां पे ये है, इतना क्लियर हो गया ना आपको? चलिए इसको हटा देते हैं और कहानी, तो अब इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझिए आप। अब एक प्रॉब्लम है, पैराबोला जो होता है ना, मुझे पैराबोला एग्जैक्ट नहीं बनाना, इट्स अ कर्व। तो भाई एग्जैक्ट कर्व कहां बना पाते हो? ऑटोकैड वगैरह पे, ठीक है। बट यहां पे हमें रफ ग्राफ बनाना है कि मेन पॉइंट्स थोड़ा ठीक से मार्क होने चाहिए, बाकी एग्जैक्ट कर्व की तरफ ध्यान नहीं देना हमको। अब देखिए, प्रॉब्लम है, पैराबोला बहुत तरह से बन सकता है। तो अगर मुझे ग्राफ बनाना है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, पैराबोला कैसे बन सकता है? भाई मैं शॉर्ट में यहां बनाता हूं, पैराबोला ऊपर भी बन सकता है, ऐसा नीचे का भी बन सकता है, ठीक। तो हम डिसाइड कैसे करें कि पैराबोला रफली कैसा होना चाहिए हमारा? उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अभी इसमें दो एलिमेंट है, उसमें से एक हिस्सा बता रहा हूं, दूसरा हिस्सा मैं थोड़ी देर बाद बता पाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें रूट्स का रोल होगा। देखिए, ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है
अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग बनता है, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर पैराबोला कैसा बनता है, डाउनवर्ड वाला बनता है। ठीक, ये एक्सिस को यहां पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कब टच करता है कब नहीं करता वो केस बाद में बताऊंगा, पर अभी ब्रॉडली एक बात समझ लो आप कि जब भी ए, व्हाट इज ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा बनता है, अगर वो नेगेटिव तो पैराबोला नीचे की तरफ बनता है। इतनी बात ध्यान रखो, बाकी इसकी पूरी कहानी डिकोड में एक दो पॉइंट्स के बाद क्लियर करूंगा आपको, समझ गए। चलिए अब हम आते हैं अपनी मेन चीज पर कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फिर ग्राफिकल वाली बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए, नाउ देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो देख लेते हैं। सो सॉल्विंग द इक्वेशन, देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड देख लीजिए, पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, मतलब कि आप इक्वेशन फैक्टराइज कर दो। कैसे, एग्जांपल देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल तरीका है। हम इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब वो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम, आपका जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट जो कि यहां पे 1 है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले। ये तो 1 होगा भाई, एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर। व्हाट इज 1 इंटू 10, 10। अब आपको अपने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि उसके दो हिस्से जो बनेंगे उनका मल्टीप्लाई भी किसके बराबर आ जाए, 10 के बराबर। तो आपको अपने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि दो हिस्से जो बनेंगे उनका मल्टीप्लाई भी 10 के बराबर आए। अब 7 को स्प्लिट कैसे कर सकते हो आप, बहुत सिंपल, 5 और 2 में। 5 और 2 प्लस करके 7 आते हैं। व्हाट इज 5 इंटू 2, 10 है या नहीं है, हो गया स्प्लिट आपका। देख लो, एक्स स्क्वायर कैसे तोड़ा आपने, 2 में और 5 में, स्प्लिट कर दिया, और यहां पे 10 है। अब पेयर वाइज इनको सॉल्व कर दो, पेयर वाइज पहले इन दोनों का पेयर लो फिर इन दोनों का पेयर ले लो आप। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स प्लस 2। अगले वाले में ये 5 है, ठीक है, अगले वाले में 5 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब दोनों में देख रहे हो आप, दोनों में एक्स प्लस 2 कॉमन है तो उसको कॉमन ले लिया, तो अगला ब्रैकेट में क्या बच गया आपका, एक्स प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 2 कॉमन लेके अगले ब्रैकेट में क्या बन गया, एक्स प्लस 5। अब ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, दोनों लीनियर एक्सप्रेशन हैं आपके। अगर ये दोनों 0 के बराबर हैं तो मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, मतलब ईदर x प्लस 2 इज 0 और x प्लस 5 इज 0। अब x प्लस 2 0 कब होगा, जब x कितना होगा आपका, -2 के बराबर, और x प्लस 5 0 मतलब x कितना हो गया, -5 के बराबर। आपकी वैल्यू आ गई -2 -5, यही सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, सो आपने स्प्लिट करा तो ये जो इक्वेशन थी आपकी, इसके सोल्यूशन आपके आ चुके हैं, -2 और -5। ठीक है, बस ऐसे ही सिंपल करना है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। तो पहला मेथड फैक्टराइजेशन का होता है, बड़े आराम से स्प्लिटिंग कर दो, आपका काम आराम से बन जाता है। चलिए अब अगला सवाल एक दो और लेते हैं, फिर अगले मेथड पे चलेंगे। बड़ा स्प्लिटिंग करना ही बहुत सिंपल काम होता है, नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दैट। चलिए तो अब क्या लिया जाए, एक काम करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 13x, ठीक, प्लस लेटस से 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन तो कैसे ही बन सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पे कैसे करेंगे, पहला काम 4 इंटू 10 करो, 40 आ गया आपको, हाँ 40 आ गया, 4 इंटू 10। आपको 13 को ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई 40 के बराबर हो जाए। कैसे करोगे, दिख रहा है ना कैसे करोगे, 8 प्लस 5, व्हाट इज 8 इंटू 5, 40, एंड व्हाट इज 8 प्लस 5, 30। तो आप 4x स्क्वायर को कैसे तोड़ दोगे, ये 8x कर दिया, ये 5x कर दिया, 13 को तोड़ दिया, व्हाट इज 8 इंटू 5, 40 हो गया। तो आपकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। पेयर ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया, और यहां 5 कॉमन है, ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया। आप x प्लस 2 कॉमन ले लो, तो अगले ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5। जब पहले वाले को जीरो करोगे तो x आपका -2 आएगा, दूसरे को जीरो करने पर -5/4 आएगा। आपका सोल्यूशन आ गया। होगी बात क्लियर, सिंपल। तो ज्यादातर सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। एक चीज मैं और बताऊं आपको जो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, वो ऐसे, थोड़ा चेंज, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि आपको साइन का भी ध्यान रखना है। सो लेट अस टेक x स्क्वायर प्लस
x एंड -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है 1 को और किसको, 6 या -6, -6। तो जो आप स्प्लिटिंग करते हो उसमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब आपको ये x वाला कोफिशिएंट 1 है, आपको 1 को ऐसे स्प्लिट करना था कि आपका मल्टीप्लाई दोनों हिस्सों का -6 आ पाए। कैसे करोगे, +3 -2। तो जैसे आप इसको +3 -2 करोगे, व्हाट इज 3 इंटू -2, -6। तो साइन का ध्यान अपने आप हो गया। तो स्प्लिटिंग करते वक्त आपको अगर माइनस आ रहा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2x तो x हो जाएगा आपका, और 3 इंटू -2 -6 बनेगा नहीं बनेगा, यस। तो साइन का ध्यान रख लिया आपने। सो इसमें x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में x+3 आ गया। यहां -2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में दोबारा x+3 आ जाएगा आपका, और इक्वल टू 0। तो x+3 का एक ब्रैकेट बन गया, दूसरा ब्रैकेट x-2 का बन गया और इक्वल टू 0 कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, +2 कॉमा माइनस +2 कॉमा -3। दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब हमारे सोल्यूशन बहुत आराम से फैक्टराइज करके निकल रहे हैं तो हम किसी भी और फॉर्मूले की सर्च क्यों करेंगे। जो आप बोलते हो -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2, वो क्यों करेंगे जब फैक्टराइजेशन से आंसर आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको, इधर देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस लेटस से 11 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है यहां पे। अब एक प्रॉब्लम यहां पे ये है, देख लीजिएगा, या एक काम करें, इसको माइनस, प्लस से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस कर दिया मैंने। ठीक, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल टू 0। एक्चुअली प्लस करने पर प्रॉब्लम पता है क्या आ रही थी, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी मैं बाद में भी बात करूंगा, वो नेगेटिव आ रहा था, वो प्रॉब्लम की बताऊंगा आपको। अब ये देखिए यहां पे व्हाट इज 1 इंटू 11, 11। कैन यू स्प्लिट -7 इंटू 2 पार्ट्स ताकि दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई 11 आ जाए, नॉट पॉसिबल। तो प्रॉब्लम है कि फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जो हर बार पॉसिबल नहीं होता। तो फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल है तो हम लोग वही करेंगे, पर कई इक्वेशन में फैक्टराइज हो नहीं पाता, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, पर फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग से नहीं आएगा। इसलिए हमें एक और मेथड की जरूरत पड़ती है, जिस पे हम लोग अभी आने वाले हैं। अब देखिए, अब मैं आ रहा हूं मेन मेथड पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से मेरा फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2 है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी इक्वेशन का आंसर निकालने वाला हूं, पर मैं पहले एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा हूं, क्योंकि इससे मैं दो काम करूंगा। जो हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है ना, और जो हमें सोल्यूशन, दोनों इसी मेथड से हो जाता है। तो इसलिए मैं दो बार नहीं करूंगा, एक ही से आंसर निकालूंगा। तो पहले मैं एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहा हूं, इक्वेशन के लिए आखिरी स्टेप पे इक्वल टू 0 कर देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, जब भी कोई ऐसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन होता है जो स्प्लिट नहीं हो सकता और उसको सॉल्व करना है मुझे, तो फिर सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो होता है इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। एक बार आपने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। होल स्क्वायर मतलब अभी आपका एक्स स्क्वायर अलग घूम रहा है, एक्स अलग घूम रहा है। अगर होल स्क्वायर में इसको आप एक ही ब्रैकेट में ले आए तो आपका आंसर आ जाएगा। और वही अप्रोच देखना, आपका आंसर जो फॉर्मूले आपने रटे थे उसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसी से मैक्सिमम मिनिमम वाली बात भी मैं कर दूंगा। चलिए होल स्क्वायर के लिए काम करते हैं। पहले काम करो भाई, ए कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। ठीक है, अब आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता था, यहां पे लिखता हूं मैं, ये देख लो इधर, कहां गया, हाँ यहां लिखते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब आपको इस फॉर्मूले से मैचिंग करवानी है, मतलब अगर आप अपने ब्रैकेट की चीज को इसके बराबर ले आए तो काम बन जाएगा। एक टर्म तो बराबर हो चुका है, एक्स स्क्वायर किसकी तरह है, पी स्क्वायर की तरह है, इसलिए मैंने पहले ए को बाहर ले लिया कॉमन। ठीक है, चलो अब मैचिंग करा के आगे बढ़ते हैं। ए रहा, अब ये देखो एक्स स्क्वायर तो पी स्क्वायर की तरह है। अब अगला टर्म क्या होना चाहिए बताओ मुझे, अगला टर्म होना चाहिए 2pq, तो 2 तो ये रहा। ठीक है, अब क्योंकि मैं 2 लाया हूं तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। डिवाइड क्यों करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप कोई भी नया चेंज नहीं है आपको, आप यू कैन मॉडिफाई द थिंग्स बट यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स। ठीक है, इस टर्म को मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, सेकंड वाले को, इसको मुझे 2pq की तरह बनाना है, तो 2 तो आ गया। अब आए हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड कर लेंगे अभी। अब ये बचा x, क्योंकि भाई मुझे 2pq चाहिए ना, 2 तो ले आया, क्या p मेरे पास है, मेरा p x है, यहां पे x तो है ना पहले से यहां पे, तो ये भी है। ठीक, क्या बचा उसके बाद वो लिख लो,
बी बाय ए बचा, पर 2 डिवाइड भी तो करना था आपको, तो ये बच गया। ठीक, सो जब मुझे 2pq बनाना है इस वाले टर्म की तरह, 2 ले आया, p मतलब x तो पहले से ही था, उसके बाद जो बचा वो q बन जाएगा। ठीक, तो दिस इज 2pq। प्लस क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या है? ये जो भी बचा हुआ ना, यही तो क्यू बना था हमारा, इसका स्क्वायर होना चाहिए, जो है नहीं मेरे पास। तो अपनी तरफ से मैं इसको ऐड करूंगा, फिर माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चीजों को मॉडिफाई कर सकता हूं, पर अपनी तरफ से नए टर्म को नहीं ला सकता। चलो कर देते हैं ऐड। पी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। इसका स्क्वायर मैंने ऐड भी कर दिया, तो ऑब्वियसली मुझे एक और काम क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस भी करना पड़ेगा। बस, ठीक है। इसके बाद एक चीज लिखी हुई, उसको लिख दो आप, c अपॉन, हो गया। अब देखो होल स्क्वायर फॉर्म में कैसे आएगा। a कॉमन है, ब्रैकेट देख लो। अब देखो यहां पे क्या मिल गया, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बन गया। तो इसको एक ब्रैकेट में ले आओ। कौन सा ब्रैकेट? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। p था x और बचा हुआ हमारा q क्या था? b बाय 2a। इसका होल स्क्वायर बन गया। इसके बाद जो बचा उसको देख लेते हैं। एक तो हमारा c बाय a बचा है, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बचा है। इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। समझ गए बात? अब एक काम करते हैं, वो काम हम ये करते हैं कि होल स्क्वायर के टर्म को रहने देते हैं, बाकी टर्म को बाहर निकाल देते हैं एक बार, और फिर देखने का आंसर कैसे आएगा हमारा। ये रहा a, इसके बाद बस आंसर आने को तैयार है हमारा। x प्लस बी बाय 2a, ये इसका होल स्क्वायर। बाकी चीजों को मैं बाहर निकालना चाहता हूं। अब देखिए उसमें क्या होगा, आप इधर देखो पहले। बाकी को बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए एक ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज अंदर है इसमें से भी ये मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, c हो गया। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर निकल रहा है, तो a से मल्टीप्लाई होकर ही बाहर निकलेगा। ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, नीचे 4a बचेगा, क्योंकि इसमें से भी a मल्टीप्लाई होगा। समझ गए बात? चलिए, अब इस एक्सप्रेशन को मैं फाइनली यहां पे लिख रहा हूं, और अब मैं आंसर निकालना शुरू कर देता हूं। ठीक, तो एक काम करते हैं, आपने पूरा देख लिया ना, मैं अब ऊपर वाला पार्ट हटा के अपनी चीज फाइनली लिख रहा हूं यहां पे, और अब देखना आंसर कितने आराम से आता है। ये पार्ट मैं हटा रहा हूं, इधर हटा देता हूं, एंड देन दिस इज द एंटायर डेरिवेशन। अब देखना, जो जितने भी फॉर्मूले की आप बातें कर रहे थे ना, जो हमने याद करे थे, सारे यहां पे आ जाएंगे, इंक्लूडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो, सो मैं यहां पे फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, क्योंकि अब पूरा फॉर्म में आ चुका है। ये रहा a ब्रैकेट x प्लस दिस इज b बाय 2a एंड दिस इज होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहां पे काम कर ले, प्लस वाले टर्म में नीचे 4a कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर 4ac हो गया माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अब इस पूरी कहानी को हम हटा सकते हैं, और देखिए अब फ्रेंड्स आपके आंसर आएंगे यहां पे। लेट अस जस्ट रिमूव ऑल दिस, और फिर हम सोल्यूशन निकालते हैं। हमने एक्सप्रेशन पूरा मॉडिफाई कर लिया है। जो भी हमें होल स्क्वायर वाला काम करना था, दैट इज कंप्लीटली एंड वेरी इजीली डन। हल्का फुल्का मॉडिफाई जरूर करना पड़ा हमको, बट इट इज वेरी सिंपल। सॉल्व करना सिंपल, इसको मिटाना सिंपल नहीं है। जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए, इसको मिटा देता हूं। मिटा इसलिए यहां पर हूं क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन को आगे यूज करना है, इसको मैं इसको बार बार लिखना नहीं चाहता। चलिए, तो पहले हम इसके रूट्स निकालेंगे। अब ये जो आपने सॉल्व किया, ये एक्सप्रेशन था, अभी इक्वेशन तो है नहीं, तो चलो पहले इसको इक्वेशन बना लेते हैं। ये लो, सो इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो आप इसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए। देखो इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने, इक्वल टू जीरो। और एक्स चाहिए हमको, तो कैसे निकालोगे, तो एक काम करते हैं, इक्वल टू जीरो में लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ए हो गया, ब्रैकेट में x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है। बाकी चीजें राइट साइड में चली जाएंगी, तो साइन पलट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, और नीचे क्या रहा, 4a हो गया। समझ गए बात? ठीक है, अब एक काम करते हैं, ए को भी नीचे ले आओ। इस ए को यहां से हटा के नीचे ला रहा हूं, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? अब रूट लो, क्योंकि हमें तो x चाहिए ना, तो रूट लेना पड़ेगा। रूट में दो आते हैं ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो x प्लस बी बाय 2a मेरा लेफ्ट में रह गया, राइट साइड में पूरा रूट में आ गया, पूरा रूट में जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे 4a स्क्वायर, और दो साइन आते हैं रूट लेने पर, प्लस और माइनस। ठीक है,
अब चलो सॉल्व करते हैं। अब x के लिए जो बचा उसको राइट में ले जाओ, माइनस बी बाई टू राइट में आ गया, ये रहा प्लस माइनस। अब देखो इधर ऊपर है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नीचे जो फोर ए स्क्वायर है वो तो रूट से बाहर आएगा ना, टू ए बन के। फोर ए स्क्वायर का रूट क्या होता है, टू ए, तो टू ए कॉमन आ गया, तो नीचे अपने ब्रैकेट में आप टू ए कॉमन ले लो, ऊपर क्या बचा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यही याद किया होगा आपने, अब समझे कैसे आता है, इस मेथड से आता है। ठीक है, इस पूरे डेरिवेशन को याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको सिर्फ फॉर्मूले का यूज है, बट जब हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं उसको जो सॉल्व करते हैं उसमें सेम डेरिवेशन लगता है, इसलिए उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी, पर दोनों में समझाने में कोई बुराई तो है नहीं, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो तो आपको पूरे एक्सप्रेशन की इस वाले की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, ये रूट, ये दो कैसे आए, पहला रूट क्या है, पहले बार आप प्लस लेना दूसरे बार माइनस लेना, तो पहला रूट क्या है, अल्फा बीटा भी बोलते हैं कई बार इसको, पहला रूट क्या है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू है, दूसरा रूट क्या है माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू है। दीज आर दी टू रूट्स और द सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चल जाते हैं। अगर आपकी कोई इक्वेशन फैक्टराइज भी हो रही है तो भी उसमें फॉर्मूला ये वाला तो हर समय चलेगा, पर अगर फैक्टराइज हो रही है तो हम फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा समय लग जाता है, फैक्टर से जल्दी काम हो जाता है। तो अगर फैक्टराइज हो रहा है तो हम फैक्टराइज करके आंसर निकालेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो हम इस फॉर्मूले को लगा के आंसर निकाल लेंगे। ये भी उतना लंबा नहीं है, इससे भी जल्दी आंसर आ जाता है। समझ गए बात? चलिए अब एक काम करते हैं, एक नया टॉपिक है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ रूट्स, वो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बस एक टॉपिक बचेगा मैक्सिमा और मिनिमा। बात समझ गए? अब तो देखो बड़ा सिंपल एक एग्जांपल अगर आप लेना चाहो ले लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, आई थिंक यही तो लिया था ना हमने, इसी को पूरा कर लेते हैं, इक्वल टू जीरो। अब आप जानते हैं कि आप सेवन को स्प्लिट तो कर नहीं सकते ताकि आपका माइनस इलेवन बन जाए, तो एकमात्र रास्ता सोल्यूशन का क्या बनता है, द वे इज टू यूज द फॉर्मूला, तो यूज कर लेते हैं। लगाए फॉर्मूला क्या है पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और नीचे टू ए आ जाएगा, कर तो पुट, माइनस बी मतलब माइनस सेवन आ गया, बीच में प्लस माइनस क्योंकि दो रूट्स आने वाले हैं, रूट बी स्क्वायर मतलब सेवन का स्क्वायर 49 माइनस फोर ए सी। अब देखिए ए तो वन है पर सी क्या है आपका, प्लस या माइनस, माइनस, और एक माइनस बाहर भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 11 कितना हो गया भाई, 44 हो गया। समझ गए? और नीचे क्या आ गया, टू ए तो वन ही है आपका तो टू रह जाएगा, सो ये माइनस सेवन हो गया, ये प्लस माइनस अंदर क्या आ जाएगा, ये 93 है, 93। ठीक है, और नीचे टू, दीज आर दी टू रूट्स। पहला रूट कौन सा है, माइनस सेवन माइनस रूट 93 अपॉन टू, दूसरा रूट कौन सा है माइनस सेवन प्लस रूट 93 अपॉन टू। समझ गए? चलिए, कई बार सवाल पूछता है कि इसमें रूट्स पॉजिटिव कितने हैं, पॉजिटिव एक रूट है, देखो रूट 93 कितना होता है, किसके स्क्वायर के पास है ये, 9 के स्क्वायर से बड़ा है और 10 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये 9 और 10 के बीच में होगा। तो अगर इसको 9 भी मानते हो आप तो 9 माइनस 7 कितना होता है, 2, पॉजिटिव होता है। तो दिस इज अ पॉजिटिव रूट एंड दिस इज अ नेगेटिव रूट, वो भी आराम से निकाल सकते हो। तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए पर साइन का तो गेसिंग कर ही सकते हो आप। समझ गए? चलिए ये बात होती है। अब आइए मेन चीज पे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स देख लो कितना सिंपल काम चल रहा है यहां पे। ठीक, अच्छा ग्राफ याद है ना आपको, ये जो ग्राफ बनाते थे आप, तो ये जो ग्राफ बनाते हो ना, इस ग्राफ में जो दो पॉइंट्स आते हैं आपके, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी एक्स वैल्यू क्या होती है जहां पे वाई जीरो हो गया, पहली प्लस वाली और दूसरी माइनस वाली, मतलब पहली अल्फा और दूसरी बीटा। तो एक फॉर्मूला इसका है, एक फॉर्मूला इसका है, बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये हो जाती है। समझ गए? तो ग्राफ में भी सोल्यूशन दिख जाएंगे आपको। चलिए अब आते हैं जो रूट्स थे हमारे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब हमें निकालना है नेचर ऑफ रूट्स, इन रूट्स का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पूरी कहानी में अगर भाई ये किसके रूट्स हैं मुझे बता दो, ये इसके रूट्स हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, इनका नेचर क्या होगा हम पता लगाना चाहते हैं। अब देखिए हमारे पास ये बी तो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें है नहीं, प्रॉब्लम दो चीजों में होती है, एक तो रूट के अंदर की चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वरना रियल रूट नहीं आ पाएगा, और एक चीज और, डिनोमिनेटर में जीरो होना भी प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। ठीक है, पर डिनोमिनेटर में एक तो टू है और एक ए है, क्या ए कभी जीरो हो सकता है, कभी भी जीरो हो सकता है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन में
दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली व्हेन a इज नॉट इक्वल टू जीरो। याद है पहली लाइन जो बोली थी मैंने लेक्चर में, तो a तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, कोई टेंशन की बात नहीं। बस टेंशन की एक बात बच गई आपके लिए, कौन सी बात बच गई? रूट के अंदर वाली चीज। तो रूट के अंदर क्या है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू पे आपके रूट्स या सॉल्यूशंस का नेचर डिपेंड करेगा, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी। इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिटर्मिनेंट नहीं बोलते, डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स चैप्टर में आता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो वर्ड्स कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा नेचर रूट्स कैसा होगा। अब देखिए सारे केसेस। पहला केस आप ये मान लो कि डी जीरो से बड़ा है, ठीक है। अब अगर डी जीरो से बड़ा है तो मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव चीज है, मतलब रूट आपके रियल होंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, अगर डी पॉजिटिव है, रियल होंगे, जैसे मान लो आपने डी फोर है, तो टू आंसर आएगा, पर दो आएगा ना, एक तो प्लस में एक माइनस में। तो जब डी मोर देन जीरो तक तो रूट्स रियल हैं आपके। रूट्स एक होंगे, दो होंगे और दोनों अलग होंगे, क्योंकि एक में बीच में प्लस और एक में बीच में माइनस आने वाला है, तो दे विल बी रियल और डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब यहां दो केस बनते हैं, वो केस ध्यान से देखना। ये केस थोड़े कम किताबों में मिलते हैं, तो मैं डिटेलिंग एक जगह पे और करने वाला हूं, केयरफुली देखिएगा। अब देखिए एक चीज, हमने रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स की बात तो कर दी, पर रियल नंबर में भी दो कैटेगरीज होती हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में आते हैं, मतलब जिनको सॉल्व करने के बाद रूट नहीं बचता। देखो रूट फोर इररेशनल नहीं, क्योंकि रूट फोर तो टू के बराबर होता है, पर अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं मान लो रूट ट्वेल्व में 12 क्या होता है? 4 into 3। फोर तो टू बन के बाहर आ गया, अंदर रह गया 3। सॉल्व करने के बाद भी रूट रह गया ना यहां पे, ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो रियल रूट्स तो मिल गए, पर ये रूट्स रैशनल होंगे या इररेशनल, मतलब सॉल्व करने के बाद रूट, स्क्वायर रूट का टर्म बचेगा नहीं बचेगा, ध्यान रखना जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीका है। अब एक बात बताइएगा, यहां पे केस बनाता हूं। डी पॉजिटिव है तो फिर रूट रियल तो होने वाला है, पर अगर मुझे रूट से मुक्ति चाहिए तो वो तभी मिलेगी मुझे जब रूट के अंदर की चीज परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट पूरा हट जाएगा, 9 3 बन जाएगा, 16 4 बन जाएगा, सो ऑन। पर अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव तो है पर स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे 7 हो गई, तो रूट का 7 रियल तो होगा, पर वो रैशनल आंसर नहीं दे पाएगा, वो इररैशनल आंसर देगा। तो इसलिए यहां पे दो केस और बनते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर डी पॉजिटिव है और डी परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है, तो रूट्स आपके रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और रैशनल भी होते हैं, क्योंकि आपको ऊपर भी इंटीजर मिलेगा, नीचे भी इंटीजर मिलेगा, ठीक है। हाँ, फाइनल आंसर इंटीजर नहीं हो सकता, हो सकता है वो 3/2 हो, 7/8 हो, पर इंटीग्रल नहीं है, पर रैशनल जरूर होगा, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म होगा, रूट नहीं मिलेगा आपको, वही रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। पर सेकेंड केस इसी में, अगर डी पॉजिटिव है आपका तो रूट्स आपके रियल तो होंगे ही, डिस्टिंक्ट भी होंगे, पर अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो फिर आपके रूट्स रियल तो हैं पर रैशनल नहीं होंगे। क्या होंगे? इररैशनल। मतलब आपके रूट के टर्म में रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 3 ऐसा कुछ रह जाएगा। तो रियल तो होंगे पर इररैशनल हो जाएंगे। इतना ही पूछेगा आपसे, और कुछ नहीं पूछने वाला, पर इतना पता होना चाहिए, ठीक है। दो केस बन गए। आइए थर्ड केस पर आते हैं, यहां लिख देते हैं थर्ड केस। केस नंबर 3, व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो। जब आपने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया तो प्लस माइनस के बाद की चीज आपने जीरो ही कर दी, तो बात का तो कुछ बचा ही नहीं। सिर्फ क्या बचा? अगर डी इक्वल टू जीरो तो दोनों रूट्स क्या आ गए? दोनों रूट्स यहां लिख रहा हूं मैं, -b/2a के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो आपके दो रूट्स अलग इसलिए बन रहे थे कि एक में प्लस और एक में माइनस होता है, अब उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, तो दोनों रूट सेम आ जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा? रूट्स आर रियल, रियल तो हैं पर दे आर सेम, एग्जैक्टली सेम रूट्स होंगे। वैल्यू किसके बराबर होगी? -b/2a के बराबर, ठीक है। रैशनल होंगे, रैशनल होंगे, रैशनल होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस कारण से अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो जाता है तो रूट्स हमारे रियल होते हैं पर सेम होते हैं, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। लास्ट केस, फोर्थ केस यहां लिख रहा हूं मैं।
व्हेन डी इज लेस देन जीरो, अगर इसके अंदर की चीज नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें आयोटा, पता है ना व्हाट इज आयोटा, रूट ऑफ -1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी पे बाद में चलते हैं, अभी इतना समझ लो। तो अगर डी लेस देन जीरो है तो आपके रूट्स क्या होते हैं, रियल या इमेजिनरी? इमेजिनरी, या आप कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। अच्छा, चलो ये टर्म आपका कॉम्प्लेक्स बन गया या फिर इमेजिनरी बन गया, पर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी में भी आपका एक बनेगा या दो बनेगा? दो, क्योंकि बाहर प्लस माइनस तो वैसे है ना, तो इसलिए इमेजिनरी है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो आपके रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स बनते हैं, पर फिर भी डिस्टिंक्ट बनते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो यहां पे दो कॉम्प्लेक्स रूट्स या एक पेयर बनता है आपका, समझ गए? बस नेचर ऑफ रूट्स में चारों केस पता होने चाहिए, तीन तो पता ही था आपको, ये दो अलग केस जो मैंने बताया आपको, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए बात? सिंपल था या नहीं था? चलो, एक टॉपिक हमें और बात करनी है, फिर देखो पूरी कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से पूरा सॉल्व हो जाएगा। मैं एक्चुअल क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। खत्म? चलो इसको इरेज करते हैं। अब आइए एक दूसरी चीज पर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बहुत सिंपल है। दो रूट्स कौन से हैं आपके? अल्फा क्या था? -b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a, और दूसरा रूट तो माइनस में था तो लिख दो माइनस में, -b माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2। व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? ऐड कर दो दोनों रूट्स को, अल्फा प्लस बीटा कर दो। ऐड करने पर देखा आपने, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, और -b/2 है, दो बार आएगा। तो -b/2 है दो बार, मतलब ऊपर -2 भी आ जाएगा, नीचे तो 2 पहले से था, तो -b/2 है दो बार आएगा, तो नीचे वाले 2 कैंसिल करेगा वो। ठीक है, तो कितना बचेगा? सिर्फ -b/a। उसी तरह से अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए तो आपको अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो एक हिस्सा क्या है इसमें? -b/2a, इसको p मान लेते हैं, और एक हिस्सा कौन सा है? प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2 है, तो 2a दोनों खा जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर है। तो एक आपने देखा बीच में प्लस है और यहां पे बीच में क्या है? माइनस। तो अल्फा क्या है? p प्लस क्यू की फॉर्म में, और बीटा क्या है? p माइनस क्यू की फॉर्म में। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, व्हाट इज p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों का जब स्क्वायर होगा ना तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और पहले वाले बी स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो आखिरी में पता है आंसर क्या बचता है? c/a। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके एक्चुअल जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मिलेगा ना, उसमें बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, आखिरी में जो कहानी बचती, नीचे भी देखो 4 आएगा, वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आखिरी में क्या बचेगा आपके? एक ऊपर सी बचेगा, और बाहर से ऊपर से ए के आने वाले नीचे ए स्क्वायर होगा, एक ए भी कैंसिल होगा, तो आखिरी में c/a बचता है। आप पूरा सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, ठीक है, पर हमारे लिए ये रिजल्ट काम का है बस। सॉल्व कैसे करना है उसको थोड़ा इंडिकेटिव तरीका मैंने बता दिया आपको, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे काम बड़ा सिंपल हो जाता है। ये किसका है? इसका आंसर है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप सीधे आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखें, लेट अस सी 4x² प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब आपको इस क्वेश्चन में अगर ये फाइंड करना है कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट कितना है, तो उसके लिए आपको पहले रूट्स निकाल के उनको जोड़ने या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से सीधे आंसर भी निकाल सकते हो। व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? -b/a, मतलब -7/4। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट? c/a, c क्या है? 11 है, -11, माइनस साइन क्या लेना पड़ेगा आपको, -11/a मतलब 4। ये आपका सीधा आंसर आ गया। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है, आपको सीधे -b/a और c/a करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अब इसका रिवर्स फॉर्म से एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है फ्रेंड्स, जो आपको अर्जेंटली देखना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन आजकल काफी बन रहे हैं। वो ये तो समझ गए ना आप सम और प्रोडक्ट वाली बात। अब कई बार सवाल पता है कैसे आता है? सवाल ऐसे आता है कि वो आपको रूट्स दे देगा और रिवर्स पूछेगा, वो ये पूछेगा कि ये रूट्स किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। अब उसमें दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 and 5।
अब हम तरीका कौन सा, हम रिवर्स में फॉलो करेंगे। देखो हमने स्प्लिट किया होगा, दो फैक्टर बने होंगे जिसको बराबर करके 4 और 5 आया होगा। वो फैक्टर क्या रहे होंगे, एक रहा होगा x-4, एक रहा होगा x-5 और इक्वल टू 0 रहा होगा। आप जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करोगे, पहले x मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर -4 मल्टीप्लाई करो, -4x और माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 कितना होता है 20 इक्वल टू 0। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। पर ये थोड़ा झंझट वाला काम है, पहले ब्रैकेट बनाओ फिर मल्टीप्लाई करके उनको ओपन करो। एक बेटर काम क्या है मैं बताता हूं, वही फॉर्मूला है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि ए 0 के बराबर तो है नहीं और नॉन जीरो चीज हम डिवाइड तो आराम से कर सकते, तो मैंने ए को डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ से। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। आप देखिएगा एक्स स्क्वायर, आपको सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो आपको यहां पे माइनस बी बाय मिलेगा नहीं मिलेगा, प्लस क्या होता है माइनस इंटू माइनस। तो अगर एक माइनस में बाहर निकाल देता हूं तो जो अंदर बचेगा वो माइनस बी बाय ए बचेगा। और माइनस बी बाय ए क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स। ये बचा सी बाय क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो आप यहां से भी सीधा आंसर निकाल सकते। देखो जल्दी से कैसे आंसर आएगा। आपके रूट्स क्या है, इधर 4 और 5 लिखो सीधे, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को ऐड करो कितना हो गया 9 और ये एक्स आ गया, प्लस प्रोडक्ट कितना है, व्हाट इज 5 इंटू 4 20। 5 सेकंड में आंसर आ गया आपका। तो आप इसका इस्तेमाल करके भी अपना आंसर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहा था कि अगर आपको रूट्स दिए हैं और रिवर्स में इक्वेशन चाहिए तो फिर आप कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल था या नहीं था, ठीक है। चलिए, नाउ दिस इज द टाइम फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। फिर हम चैप्टर पूरा वाइंड अप कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ट्रिकी पार्ट, वो है मैक्सिमा और मिनिमा। पर ध्यान रखिएगा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी जो मैंने ऊपर यहां पे लिखा है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर देता हूं, बेटर काम रहेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं जो रिजल्ट मैंने यहां पे निकाला था ना, टू फाइंडिंग द रूट्स, उसका यूज हम यहां पे भी करने वाले हैं। अब एक बात मुझे बता दीजिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, अब मेन पार्ट पे आ रहा हूं, मैक्सिमा और मिनिमा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाइटली मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत सिंपल भी है। ए आ गया, ब्रैकेट में क्या था, एक्स प्लस बी बाय 2a और ये होल स्क्वायर था। ठीक है, और ये क्या था, प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर और नीचे था 4a। अब मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स कि मैक्सिमा या मिनिमा किसका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन का। भाई इक्वेशन तो पहले से बराबर 0 है, तो उसमें वैल्यू क्या बढ़ाओगे और क्या कम करोगे आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस ड्रॉ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बना दिया आपने, ये क्या बना है, एक्सप्रेशन या इक्वेशन, एक्सप्रेशन। इसी का तो मैक्सिमा, ये देखो मिनिमा मिला ना इसका आपको, यही तो मिनिमा होगा। ठीक, इक्वेशन तो बस ये रही, भाई जहां पे एक्सप्रेशन 0 के बराबर होता है उसे आप इक्वेशन बोलना शुरू कर देते हो, जहां पे एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो गया तो इक्वेशंस का मैक्सिमा मिनिमा हम नहीं निकालते। आप अब भी जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं जहां से भी आप पढ़ते हैं कि हम मैक्सिमम मिनिमा हर समय एक्सप्रेशन का निकालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। इसका कभी नहीं पूछेगा आपसे, ये तो ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, इसमें क्या करोगे मैक्सिमम मिनिमा, आप समझ के बाद। तो इसलिए मैक्सिमा या मिनिमा हर बार एक्सप्रेशंस का निकलता है और ये रहा एक्सप्रेशन, इसलिए इसको हम इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। चलिए आइए इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। अब मैक्सिमम मिनिमम में दोनों अप्रोच बताऊंगा मैं आपको, ग्राफिकल वाली अप्रोच भी और फॉर्मूला अप्रोच भी, और बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको इरेज कर दूं पहले, एंड देन वी आर रेडी फॉर सॉल्विंग दिस। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्रेशन वाली अप्रोच बता रहा हूं और फिर ग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे। दोनों चीजें बहुत सिंपल है, नॉट मच ऑफ अ वरी फॉर दिस थिंग। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन को मुझे मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज ये मेरे कंट्रोल में नहीं, ये इस एक्सप्रेशन के कंट्रोल में। ठीक है, वो कैसे देखेगा, पहले मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं इसमें, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये ए है, ये ब्रैकेट में, या यहीं पे चेंज कर देता हूं, यहां पे चेंज कर देता हूं, बेवजह स्पेस जो खराब करी जाए। ये जो देख रहे हैं आप दूसरे वाले टर्म में, ये 4ac माइनस बी स्क्वायर, कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा है, क्या है आपका,
ये डी का उल्टा ही तो है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये माइनस डी है या नहीं है? वैसे लिख देते हैं इसको, थोड़ा शॉर्ट काम हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो ए, और ये रहा आपका एक्स प्लस बी बाय 2a, ये होल स्क्वायर, प्लस, अब क्योंकि डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये उल्टा लिखा हो तो हमको माइनस लाना पड़ेगा, माइनस डी अपॉन 4। समझ गए? थोड़ा शॉर्ट में काम कर लिया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हमें जब भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, अब ये बात थोड़ा ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइटली ट्रिकी ऑल्सो। जब भी मुझे इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि मुझे कांस्टेंट की चिंता तो करनी ही नहीं है, मुझे चिंता सिर्फ वेरिएबल की करनी है, क्योंकि मेरा वेरिएबल चेंज होगा, और वेरिएबल कहां है आपका? ये एक्स। ये होल स्क्वायर के अंदर वेरिएबल छुपा है आपका, बाकी टर्म की चिंता ही नहीं है आपको। डी क्या होता है? कांस्टेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी भी कांस्टेंट है, भाई क्वेश्चन में दिया होगा ना आपको, 3 होगा 4 कुछ होगा वो, तो डी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ये वाला ए भी कांस्टेंट है, ये बी बाय 2 भी कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ ए है आपका। समझ गए? अब जो वेरिएबल है आपका वो होल स्क्वायर में छुपा हुआ है। ठीक, ये आपका होल स्क्वायर वाला टर्म है, इसको मैं एक बॉक्स में बना देता हूं। अब होल स्क्वायर टर्म्स जो होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या होल स्क्वायर के टर्म कभी नेगेटिव हो सकते हैं? कभी भी नहीं। होल स्क्वायर के टर्म कम से कम 0 हो सकते हैं या उससे बड़े हो सकते हैं, या तो दे कैन बी पॉजिटिव और दे कैन बी 0, 0 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉब्लम है यहां पे कि अगर इसकी वैल्यू मैंने बहुत बड़ी कर दी पर ए नेगेटिव हो गया, तो ये बड़ी वैल्यू पूरी नेगेटिव में चली जाएगी, तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। समझे आप कि इसकी वैल्यू हम 0 या उससे बड़ी कर सकते हैं, पर बाहर ए तो बैठा हुआ है, अगर उसने साइन चेंज कर दिया अपना तो पूरा खेल बदल जाएगा आपका। इसलिए ए का रोल इतना इंपॉर्टेंट यहां पे होता है, और इसलिए हम दो तरह से बात करेंगे। पहला केस देख लीजिए, केस 1, व्हेन ए इज मोर देन 0। अब यहां पे क्या होगा? जितना भी ये एक्सप्रेशन बड़ा होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो बड़ा ही रहेगा, नेगेटिव बन के उतना ही छोटा नहीं हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, दिस इज द थिंग। अब यहां पर आप देख रहे हो, ये चीज जो बॉक्स में है ये कम से कम 0 हो सकती है, उससे कम तो हो नहीं सकती। मैक्सिमम जितना चाहो कर सकते हो, एक्स को आप बहुत बड़ा रख दो तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए जब भी ए पॉजिटिव होता है तो आपकी ये चीज एक मिनिमा होल्ड कर सकती है जब ये चीज अंदर वाली 0 हो जाएगी। ठीक है, पर मैक्सिमम लिमिट इसकी नहीं हो सकती, बिकॉज एक्स का टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, बाहर स्क्वायर भी लगा है, और ए भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में तो आप रिस्ट्रेन कर सकते हो, पर ऊपर जाने को तो किसी भी लिमिट तक जा सकता है ये। ठीक है, सो मिनिमाइज आप कर सकते हो, इसलिए जब ए पॉजिटिव होता है तो आपको मिनिमा मिलता है, मैक्सिमा नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉक्स के अंदर बना हुआ है ना, इस चीज को आप मिनिमम 0 कर सकते हो, इस चीज का मैक्सिमा कुछ नहीं हो सकता, मैक्सिमा तो बहुत बड़ा हो सकता है, और बाहर ए पॉजिटिव और नेगेटिव तो है नहीं। ठीक है, इसीलिए जब ए होता है पॉजिटिव तो आपको मिलता है मिनिमा, मैक्सिमा नहीं मिलता, बिकॉज मैक्सिमा तो कुछ भी हो सकता है, आप एक्स को जितना चाहे बड़ा कर सकते हो। समझ गए? अब देखिए, पहली चीज तो ये पूरी बात मैं ग्राफिकली भी क्रॉस चेक करवाऊंगा, देखना द ब्यूटी ऑफ द ग्राफ। ठीक है, पूरा कोरिलेट सेम होगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलो मिनिमा देख लिया आपने। अब देखिए अगला सवाल, ये मिनिमा हमें कहां मिलेगा? ये मिनिमा हमें तब मिलेगा जब हमारे कंट्रोल में सिर्फ ये ब्रैकेट है, बाकी तो पूरा कांस्टेंट, यू कांट चेंज एनीथिंग इन दैट, यू कैन ओनली चेंज दिस ब्रैकेट, क्योंकि इसमें एक्स है, और ये ब्रैकेट क्योंकि होल स्क्वायर का है तो इसे कम से कम हम 0 कर सकते हैं, उससे छोटा आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज होल स्क्वायर 0 से कम होते नहीं। ठीक है, तो जब ये होल स्क्वायर 0 हो जाएगा तब एक्सप्रेशन भी मिनिमाइज हो जाएगा। अब ये बॉक्स 0 कब होगा? बेसिकली इस बॉक्स के अंदर कौन बैठा हुआ है? एक्स प्लस बी बाय 2 है, इसको 0 करना है तो एक्स कितना हो जाएगा? माइनस बी बाय 2। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमा कब आता है? जब एक्स कितना होता है? माइनस बी बाय 2। तो आपने पढ़ा, रटा बहुत होगा इसको, इस तरह से आता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, माइनस बी बाय 2a एक्सप्रेशन का मिनिमा नहीं है, ये एक्स की वो वैल्यू है जहां पे एक्सप्रेशन मिनिमाइज होगा, पर वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेते हैं बड़े आराम से। कैसे निकाल लें देख लीजिए। एक्सप्रेशन मिनिमा तब होगा जब 0 होगा, तो 0 कर दो इसको, 0 करने पर पूरा टर्म हट गया, सिर्फ क्या बचा? माइनस डी बाय, बाकी तो 0 हो गया ना, सिर्फ ये बचा। दिस इज योर मिनिमा, बस खेल खत्म। ठीक है, तो जब भी ए पॉजिटिव होता है आपको मिनिमा मिलता है, वो मिनिमा इस एक्स पर आता है, माइनस बी बाय 2 है,
और वो मिनिमा होता कितना है, माइनस डी अपॉन 4a। डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जरूरी चीज देखिए, मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये देखो ग्राफ। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये पहला केस किसका है, ए पॉजिटिव वाला केस है, तो ए पॉजिटिव में पैराबोला अपवर्ड बनता है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बना दिया आपने। देखो इसका क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा मिल रहा है, ये देखो मिनिमा। मैक्सिमा तो कुछ भी नहीं है, ये तो इन्फाइनेटली ग्राफ चलता जा रहा है। और वही कहानी हमारी यहां पर भी आई थी, समझ गए। और एक चीज और, मैं थोड़ा ग्राफ थोड़ा शिफ्ट होकर बनाऊं, आपको देखने में क्लैरिटी होगी। ये रहा, ठीक है, ये रहा मिनिमा। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट एक कोऑर्डिनेट पर है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, एंड व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, ये रहा। तो इसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स क्या होता है, माइनस बी बाय टू है, मतलब वो एक्स जहां पे एक्सप्रेशन मिनिमाइज होता है, और y क्या होता है, वही मिनिमा तो y होता है, माइनस डी अपॉन 4a। एक्सप्रेशन ही तो y है ना एक्चुअली, समझ गए आप। बस, तो ग्राफ भी तो सेम बात बोल रहा था जो आपको एल्जेब्रा में यहां पे एक्सप्रेशन में मिली, तो वही चीज बिल्कुल सेम मिल गई आपको, क्योंकि ग्राफ भी तो ए पॉजिटिव में ऊपर जाता है, तो उसका मैक्सिमा नहीं क्या होगा, मिनिमा, वही हमको यहां पे मिला। ठीक है, चलिए अब सेकेंड केस और देख लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म हमारा। आइए, सो इसको हटा दें, हाँ इसको थोड़ा बस इतना हिस्सा हटा देते हैं, ये बस इतना हिस्सा हटाएं, यहाँ पे मैं आपको पूरा समझा दूंगा बाकी पार्ट। दूसरे पार्ट का आंसर ना बिल्कुल सेम आएगा, बस एक छोटा सा चेंज होगा, बस वो चेंज आपको मुझे बताना था, और फिर अपना काम आराम से पूरा हो जाएगा। ठीक, इसको पूरा भी हटा देते हैं, या चलिए आइए, अब यहां पे मैं सेकेंड केस लिखने वाला हूं, इसको पूरा साइड में रखते हैं अभी। केस नंबर 2, केस 2 में हमारा ए क्या होगा, नेगेटिव। अब वापस आ जाओ एक्सप्रेशन में, ये तो हमारा होल स्क्वायर वाला बॉक्स है, इसको मत भूलना बिल्कुल, यहीं से कहानी बनेगी हमारी। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा, पर एक समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि उसके बाहर ए बैठा हुआ है, और जो ए होता है ना, वो जितनी बड़ी वैल्यू दोगे उसको उतना ही छोटा कर देगा। 15 नंबर है, चलो 15 लाख मान लो, 15 लाख बड़ा नंबर है ना, पर माइनस 15 लाख उतना ही छोटा नंबर हो जाएगा। तो यहां पे पता है क्या होगा, देखिए अभी भी सिर्फ होल स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ए की बात नहीं कर रहा। होल स्क्वायर कम से कम 0 हो सकता है और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है। पर यहां पे जो मैं बोलता हूं मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, वो नेगेटिव में होगा, इसलिए वो ऊपर नहीं, मैक्सिमा नहीं, मिनिमा की तरफ जाएगा। और जो ये जीरो वैल्यूज हैं, वो क्योंकि ए नेगेटिव है, वो मिनिमा नहीं अब मैक्सिमा बन जाएगी। क्योंकि ए ने साइन बदला, इसलिए जो पहले आपका मिनिमा था अब मैक्सिमा बन जाएगा। तो ये स्क्वायर वाला टर्म जितना बड़ा होगा ना, अब कहां बड़ा हो रहा है, वो पॉजिटिव में नेगेटिव में, नेगेटिव में। तो अब वो मैक्सिमाइज की तरफ नहीं, मिनिमाइज की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां पर आपको मिनिमा नहीं, ऊपर मैक्सिमा मिलेगा। बस इतनी सी छोटी सी बात है जो ए अपना खेल कर जाता है। पर वैल्यू देखो, वैल्यूज क्या आएंगी, सेम। ये जीरो कब होगा, ये जीरो होगा माइनस बी बाय टू ए पर, और यहां पे इसको जीरो करने पर एक्सप्रेशन कितना बचेगा, माइनस डी बाय 4 है। बस फर्क क्या है, ये ए है, 4 है, ये मैक्सिमा नहीं, इस केस में ये क्या है, सॉरी ये मिनिमा नहीं, इस केस में मैक्सिमा है। तो फॉर्मूला वाइज बोथ द थिंग्स आर सेम, पर यहां पे जब ए पॉजिटिव होता है वही चीज मिनिमा कहलाती है, और यहां पे वही चीज क्या कहलाती है, मैक्सिमा। ग्राफ में देख लो आप, ये रहा ग्राफ। अब ए क्या है आपका, सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में ए नेगेटिव है आपका, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इट विल बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। अब आप खुद ही बताओ, डाउनवर्ड पैराबोला में मिनिमा तो होता नहीं, क्योंकि ये ग्राफ तो नीचे जाता ही जाएगा, रुकेगा तो है नहीं। मैक्सिमा होता है, दिस इज द मैक्सिमा। और क्योंकि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी बाय टू ए, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस डी अपॉन 4 ए। सेम वैल्यूज, पर ये मिनिमा की नहीं, अब किसकी वैल्यूज है, मैक्सिमा की। बस ये पूरी कहानी है। अब देखा आपने, मैंने पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके बताया आपको ग्राफिकल एंगल के साथ। अब आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते, और ट्रस्ट मी, अगर रटने वाला काम इसमें करते हो आप, तो आपको प्रॉब्लम होती होगी, जो अब आई एम श्योर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो पूरी कहानी क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक लास्ट बात बताऊंगा इस पूरे में वाइंड अप करके। ये कहानी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रहा आपका क्या, एक्सप्रेशन ही, इक्वेशन, एक्सप्रेशन। इसका मैक्सिमम मिनिमा निकलता है। अब देखिए पहला केस, अगर ए पॉजिटिव है तो क्या निकलेगा, मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा निकलेगा।
क्योंकि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका और ये मिनिमा निकलेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये किस x पे आएगा, -b/2a, और ये मिनिमा होगा कितना, -d/4a। अब ध्यान रखिए, अगर मिनिमा ही पूछ लिया तो ये आंसर करना y वैल्यू, और वो मिनिमा कौन से x पे आ रहा है, मतलब मिनिमा नहीं पूछा पर कौन से x पे आ रहा है पूछा, तो ये आंसर करना। छोटी सी बात है पर इसमें डाउट कई बार हो जाती है। सेकंड केस, when a is less than 0 तो it will be a downward parabola। इस केस में आपको मैक्सिमा मिलेगा, वैल्यूज बिल्कुल सेम होंगी पर ये मिनिमा वैल्यूज होंगी, मैक्सिमम वैल्यूज होंगी, मैक्सिमा वैल्यूज न्यूमेरिकली सेम रहेगा। अब अंतर समझे आप लोग, बस इतनी सी बात है। चलिए 1 मिनट और दे दीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात और रहेगी थी, छोटी सी बात, नेचर ऑफ रूट्स पे ग्राफिकल वाली बात, फिर वी आर कंप्लीटली डन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ने हमने डी के हिसाब से बहुत सारे केसेस बनाए थे, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव एंड सो ऑन, हम उसे ग्राफिकली भी मार्क कर सकते हैं और इससे आपके क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ भी पूरे हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब क्योंकि मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं, यहां पे देख लो आप, ax² प्लस bx+c, ये है आपका एक्सप्रेशन से ग्राफ बनाएंगे और जब इसे इक्वल टू 0 करोगे आप तो आपको रूट्स मिल जाएंगे इक्वेशन के। ठीक है, अब चलिए पहला केस देखते हैं। पहला केस, अगर a मोर देन 0, और दूसरा केस कौन सा है, अगर a लेस देन 0। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो शुरुआत में बताई थी अब पूरी सॉल्व हो जाएगी, पूरी कहानी डिकोड हो जाएगी आपकी। ध्यान से देखो, प्रॉब्लम में थोड़ा छोटे में आपको बता रहा हूं, इसमें वापस आऊंगा। इसको हटा देते हैं पहले, लास्ट बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे इतना पता है क्वाड्रेटिक में, मैं उस पर वापस आऊंगा फाइनल चीज बनाने के लिए। क्वाड्रेटिक में मेरा ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला, तो इतना तो मैं समझ गया कि मेरा अपवर्ड कब बनता है और डाउनवर्ड कब बनता है, एक ही वैल्यू पे। पर एक प्रॉब्लम है, अगर अपवर्ड है फाइनल, मान लो a मोर देन 0 है, पर अपवर्ड में भी 3 केस बन सकते हैं। या तो ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, या फिर उसको टच करेगा, या फिर दो जगह पे टच करेगा। इसके 3 के अलावा तो कोई केस बनता नहीं है आपका, यही 3 केस बनेंगे। अब ये कौन से केसेस हैं, अब इसमें नेचर ऑफ रूट मतलब डी का रोल आ जाता है। तो ग्राफ को बनाने में एक रोल ए का है और एक रोल किसका है, डी का। ठीक, तो ग्राफ अपवर्ड है डाउनवर्ड है, उसमें ए का रोल होता है। व्हाट इज ए, x² वाला कोफिशिएंट। पर ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 0 बार, 1 बार या 2 बार, वो डिपेंड किस पे करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे, जो b² - 4ac होता है। अब देख लीजिए फाइनल सी बात, पहला केस जब a इज मोर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, लेस देन 0 वाले केस में बताओ रूट्स कितने आते हैं आपके, रियल आते हैं नहीं आते, नहीं, देर आर नो रियल रूट्स। इमेजिनरी होते हैं 2 रूट्स, पर रियल रूट तो एक भी नहीं होता। मतलब आपको जब भी d लेस देन 0 है आपको रियल रूट नहीं मिलेगा, मतलब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि जहां पे टच करेगा वो रूट होना चाहिए आपका, जो कि रियल होगा। भाई इन लाइनों पे रियल नंबर ही तो है, वो तो मिलना नहीं है आपको। इसलिए जब हमारा d लेस देन 0 होता है तो उसके रियल रूट्स नहीं होते, मतलब वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ऊपर से निकल जाता है। सेकेंड केस, when d is equal to 0 you have real roots, पर कितने, 2 या सेम रूट, सेम रूट, मतलब आपके 2 अलग पॉइंट पे टचिंग नहीं, एक ही पॉइंट पे हो गई, 2 अलग नहीं, एक ही रूट मिला आपको। मतलब आया, इस तरह से आया, टच किया और फिर ऊपर चला गया, 2 पॉइंट नहीं, एक ही रूट आया। ये d इक्वल टू 0 वाला, रूट्स आर रियल बट सिंगल। आखिरी केस ये वाला केस, फाइनल केस, जहां पे आपके 2 रूट्स यहां पे आ गए, दिस इज द केस व्हेन d इज मोर देन 0, देर आर रियल रूट्स एंड देर आर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। बस काम बन गया। वही काम उल्टा यहां पे करना आप। ठीक है, तीनों केस में देख रहे हो आप, मिनिमम मिलेगा आपको क्योंकि a इज मोर देन 0। लास्ट थिंग फॉर दिस क्लास, डाउनवर्ड पैराबोला के 3 केस होते हैं। एक, जब वो बिल्कुल नीचे से निकल गया, टच नहीं करा। दूसरा, जब उसने एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ऐसे टच किया फिर नीचे चला गया। और तीसरा वाला केस ये, जहां पे 2 पॉइंट्स पे टच किया। 2 पॉइंट्स पे टच किया मतलब यही दोनों तो रूट्स हैं हमारे। तो पहला केस, this is the case when d is less than 0, no real roots. This is the case when d is equal to 0, real root, but दोनों रूट सेम है तो इक्वल रूट बोलोगे इसमें आप। एंड दिस इज द लास्ट केस जहां पे d is more than 0, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac is more than 0। तो यहां पे रियल रूट तो हैं आपके, पर दोनों रूट्स अलग भी हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो इस तरह से a और d की हेल्प से आप पैराबोला का ओरिएंटेशन भी निकाल सकते हैं और कैसे वो एक्सिस टच कर रहा है उसके हिसाब से रूट भी आप निकाल सकते हो। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, जिसमें आपने पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से भी सॉल्व किया
और उसके साथ साथ आपने ग्राफिकल एंगल भी साथ साथ लेके चले। तो हमने जब रूट्स निकाले, जब हमने मैक्सिमम मिनिमा निकाला, हमने एक्सप्रेशन से भी निकाला अलजेब्रा से, पर हमने ग्राफ को भी ध्यान में रखा। तो अब आपके दिमाग में ग्राफिकल फ्रेमवर्क भी बन चुका है, और बाकी तो पहले से था ही आपका। और जो आप रट रहे थे -b/2 है, -d/4 है, रूट्स की वैल्यूज अब रटना नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास पूरा डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन वाइज भी, अलजेब्रिक भी, और ग्राफिकली भी। सो नाउ यू आर 100% कंप्लीट इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बस रिवाइज कर लीजिए इस पूरे लेक्चर को एक बार, और अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस लाऊंगा, जो कैट, जैट, एसएससी, बैंक, यूपीएससी प्रीलिम उन सब में आ चुके हैं, और फिर इस थ्योरी को वहां पे अप्लाई करेंगे तो आपकी नॉलेज पूरी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फुली बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई भी डाउट अगर इसमें रह गया है तो आप मुझसे शेयर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए अपने सर्कल्स में, और कमेंट करना जरूर याद रखिएगा जो भी फीडबैक्स हैं आपके, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।